Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life. And today we are going to discuss about ICAR Technician T1 पोस्ट 2021 सोशल साइंस क्लास पार्ट 6। ठीक है, क्या है दोस्तों, सोशल साइंस की जो क्लास चल रही है ICAR टेक्नीशियन T1 पोस्ट का पार्ट 6 है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। क्या है स्टूडेंट्स, इटली एंड जर्मनी का एकीकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, तो इसलिए कोई भी क्लास को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करें, तो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊं, कल जो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ था तो काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत ही कम नंबर बने। हालांकि मैंने ही जान के पहले ही आपके जो आज का जो सेशन है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कल दिए। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके नोट्स से आ सकते हैं। तो कल जो आपके 25 में से 10 आपके लगभग 7 से 12 के करीब नंबर बन रहे थे सभी के लगभग। कोई कोई है जिनके नंबर अच्छे लेवल के बने, ठीक है, तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, वो तो हैं ही अच्छे जो हैं। तो कल का जो प्रैक्टिस सेट हुआ था, जो हमारे जो 7 से 12 नंबर बने हैं वो आज आप क्लास देख लीजिए ये वाली। ठीक है, आज आप ये वाली क्लास दीजिए, देख लीजिए आपके कितने नंबर बन जाएंगे दोस्तों। 25 में से 25 ना आ जाए तो बताना, ठीक है, 25 में से 25 ना बन जाए तो बताना। तो इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो बच्चे बोल रहे हैं ना सर आपके नोट्स से आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा, जो आपके क्वेश्चन लिए थे प्रैक्टिस सेट में लगभग प्रीवियस ईयर बेस्ड करा रहा हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उन्हीं को ही मैं डिस्कस करा रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सभी मोस्ट और अच्छे लेवल के कराए हैं, तो सभी के सभी देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को इसके बाद आप जाकर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो क्लास होगी ना इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आज जो आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है मैं आपको पहले ही बता दूँ, सभी स्टूडेंट्स तैयार रहना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना, 12 PM पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए मुझे। रिस्पॉन्स दोस्तों अच्छा दो, थोड़ा सा क्लास को भी अच्छा रिस्पॉन्स दो ताकि मज़ा भी आए पढ़ाने में। मैं आपके लिए काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा करके एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। काफ़ी सारा कंटेंट अच्छे तरीके से काफ़ी सारी किताब से उठाता हूँ मैं। ठीक है, देख लेना आपके लिए, मतलब ऐसा कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो 12 PM पर तैयार रहना। क्या दोस्तों, MCQs की क्लास होगी, प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा आपका। किससे रिलेटेड होगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। एंड ये जो आपका जो चैप्टर हो चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसे तो आप अच्छे लेवल से कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक iPaper क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, क्या है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो इसलिए iPaper क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों 15K की डिमांड करी थी ओनली मैंने कल, मतलब 200 स्टूडेंट भी नहीं जुड़ पाए, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। हालांकि बस बहुत ही थोड़े कम हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए सभी। ठीक है, और अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या दोस्तों, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या था दोस्तों, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। तो एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम इटली का पढ़ेंगे फिर हम जर्मनी का पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, पहले इटली का फिर हम जर्मनी का देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना अपनी कॉपी में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या है दोस्तों, इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों एक बार हम, ये जो हमारा हाइलाइटर है ये काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये जो हमारा हाइलाइटर है ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि काम कर जाए, हो जाए। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो हम इसी से ही आज का सेशन कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये ले लेते हैं, थोड़ा हाइलाइटर भी यूज़ करेगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण दोस्तों, इसके जो जनक थे, क्या इसके जो हमारे जनक हुए हैं वो हुए हैं हमारे जूसेफी मैज़ीनी। ठीक है, फादर ऑफ इटली ऑफ यूनिफिकेशन, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैं वो कौन है दोस्तों, जूसेफी मैज़ीनी। ठीक है, जूसेफी मैज़ीनी के बारे में मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और कल भी आपका प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन इनका था। क्या दोस्तों, कल की क्लास में भी आपका एक क्वेश्चन इसमें इनसे मतलब इनसे रिलेटेड था, जूसेफी मैज़ीनी से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये जो जूसेफी मैज़ीनी जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में आप एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, तो आगे आप क्या है इसमें दोस्तों देखना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली फॉर स्टडी।
ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 3 लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आपको यूनिफिकेशन इटली के एकीकरण का अध्ययन करना है, क्या इटली के एकीकरण का हमें अध्ययन करने से पहले 3 लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 3 लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 3 लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कौन कौन होंगे दोस्तों, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 3 लोगों के बारे में जानना, तो ये कौन कौन से दोस्तों, एक ज्यूसेफी मेजिनी हो गए, ठीक है, काबुल हो गई, और गैरीबाल्डी हो गई। ज्यूसेफी मेजिनी, काबुल और गैरीबाल्डी। ज्यूसेफी मेजिनी के बारे में मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में बता दिया है दोस्तों। कौन से दोस्तों, प्रीवियस क्लास में बता दिया है, आप जाकर क्लास देख लेना। सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं काबुल के बारे में। काबुल कौन थे, ये काबुल कौन थे? तो दोस्तों ये जो काबुल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, ये दोस्तों सबसे पहले बात करूँ, ये कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं थे। ठीक है, ये कोई क्रांतिकारी नहीं रहे हैं। क्या दोस्तों, यदि कोई हमारा वो होता ना, युद्ध हुआ या हमारा कोई भी यूनिफिकेशन एकीकरण वगैरह हुआ, संघर्ष हुआ, तो उसमें सभी को क्रांतिकारी कहा जाता था। ये कोई क्रांतिकारी नहीं रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी नहीं रहे हैं। दूसरा हम बात करें, ये जनतंत्र में भी विश्वास नहीं रखते थे स्टूडेंट्स। क्या, जो जनतंत्र वगैरह होता है ना, उसमें भी विश्वास नहीं रखते थे। कौन दोस्तों, काबुल। ठीक है, फिर भी काबुल ने यूनिफिकेशन में हेल्प की, इटली के यूनिफिकेशन में हेल्प की, इटली के एकीकरण में हेल्प की किसने, काबुल ने। ठीक है, ये हमारा काबुल के बारे में हो जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे आपका आ जाता है तीसरा, थर्ड जो है मेन टॉपिक जो है गैरीबाल्डी। इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनके क्वेश्चन मैंने कल प्रैक्टिस सेट में भी इंक्लूड किए थे। ठीक है, हु इज़ गैरीबाल्डी? तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, इनका निकनेम क्या था? जो गैरीबाल्डी हैं, इन्हें हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था गैरीबाल्डी को। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, इसे मेंशन कर लेना थोड़ा अच्छे से अपने नोट्स में। ठीक है, क्या दोस्तों, हीरो ऑफ गैरी रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था, निक नेम बोल सकते हैं हम इन्हें। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा हम बात करें, जो गैरीबाल्डी थे स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे थे। गैरीबाल्डी जो थे हमारे स्थानीय, जो लोकल फार्मर का समर्थन पाने में सफल रहे थे। ठीक है, मैनेज्ड टू गेट द सपोर्ट ऑफ लोकल फार्मर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में मैंने मेंशन कर रखा है नीचे ही नीचे, मैनेज्ड टू गेट द सपोर्ट ऑफ लोकल फार्मर्स। कौन थे दोस्तों, गैरीबाल्डी। थर्ड हम बात करें दोस्तों, ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज भी बनाए गए। कौन दोस्तों, गैरीबाल्डी को, आजा भाई अरे कोई सा नहीं आएगा क्या? हाँ, गैरीबाल्डी को ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज भी बनाए गए। ठीक है, क्या दोस्तों, ब्रिटेन नेशनल फ्लैग आल्सो मेड। गैरीबाल्डी को ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया गया था ऑल्सो में। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, तो अच्छे से मेंशन कर लेना इसे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आजा भाई, आ क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, क्लास को थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली से मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं स्पेशल पॉइंट्स क्या है दोस्तों। 19वीं सदी में, क्या है दोस्तों, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, या 19वीं सदी से पहले लिख लें आप, 19वीं सदी से पहले क्या हुआ था दोस्तों, इटली में 13 राज्य थे। ठीक है, इटली हैड 13 स्टेट बिफोर द 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं सदी से पहले इटली में 13 राज्य हुआ करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा टॉपिक आ जाता है स्पेशल पॉइंट, ज्यूसेफी मेजिनी। मैंने इंक्लूड कर ही दिया लो, ज्यूसेफी मेजिनी, इन्हें कहते हैं दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ इटली के फादर। ठीक है, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या दोस्तों, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन दोस्तों, ज्यूसेफी मेजिनी। 1831 में यंग इटली के संस्थापक भी यही थे। यंग इटली के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये भी हैं ज्यूसेफी मेजिनी, 1831 में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था जिनेवा में। कहाँ दोस्तों, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जहाँ पर आपका किस किस का मुख्यालय है दोस्तों, WTO, WHO। ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। किसकी दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, जिनेवा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? तो एक बार रिस्पॉन्स ज़्यादा देने की कोशिश करना बस इस बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लासों में बहुत ही डल रिस्पॉन्स रहा है आपका, तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करना। ठीक है, शेयर कर देना सेशन को अपनी तरफ से, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सभी के बीच में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, रेड बटन को काला कर देना सभी। ठीक है भाई, रेड बटन को सभी काला करके जाना आज। ठीक है,
तो क्या था दोस्तों, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? मतलब इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? अपोजिशन में कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन दोस्तों? ऑस्ट्रिया, ये अपोजिशन में थे, ठीक है। द बिगेस्ट ऑब्स्टेल्क टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। ऑब्स्टेल्क मतलब बाधक के रूप में, या बाधा कौन बना हुआ था? वो था आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाती है? वियना, या वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, ठीक है। मेंशन कर लेना अच्छे से दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले आपका आगे पॉइंट हो जाता है, इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। क्या दोस्तों, जो काउंट कावूर थे, इन्होंने इटली की जो समस्या थी ना, काउंट कावूर मेड द प्रॉब्लम ऑफ इटली एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। जो काउंट कावूर थे ना, इन्होंने इटली की जो प्रॉब्लम थी छोटी सी, उसे इंटरनेशनल लेवल पर ले गए थे। कौन दोस्तों? काउंट कावूर। तो इनका नाम याद रखना। आपके सारे क्वेश्चन आज के सेशन से हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर था, ठीक है। तो हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो काउंट कावूर मेड द प्रॉब्लम ऑफ इटली एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। काउंट कावूर ने इटली की छोटी सी समस्या को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ले जाकर खड़ा कर दिया था, या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे का आपका मेन रीजन क्या हो जाता है दोस्तों? मेन रीजन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या दोस्तों, इटली के एकीकरण का कारण या तलवार या चिंगारी या जो मेन कारण था वो कौन थे दोस्तों? वो आपके थे गैरीबॉल्डी। क्या दोस्तों, जो मैंने ऊपर इनके बारे में बताया, गैरीबॉल्डी, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गैरीबॉल्डी दोस्तों क्या थे ये इन्होंने लाल कुर्ती नाम से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। क्या दोस्तों, लाल कुर्ती नाम से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी किसने? गैरीबॉल्डी ने लाल कुर्ती नाम से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। याद रख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का हो जाएगा। लाल कुर्ती की स्थापना किसने की थी? गैरीबॉल्डी ने, ठीक है। और कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ये भी आप रख लेना, गिबर्टी। कौन दोस्तों? ये आपका कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना संस्थापक। मैंने आपको मॉर्निंग में से क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर जो कल हुआ था टेस्ट, उससे क्वेश्चन कराया था दोस्तों। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी, ठीक है। कौन है दोस्तों? गिबर्टी हो जाएगा आपका। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन जो दोस्तों ये है ना आपके, ये स्पेशल पॉइंट, ये मैंने वैसे ही स्पेशल नहीं लिखे, ठीक है। इनका नाम मैंने वैसे ही स्पेशल नहीं लिखा, ये आपके लिए ज़रूरी स्पेशल हो जाते हैं, मेनली स्पेशल हो जाते हैं। सभी इन्हें लिख लेना, ठीक है। अच्छे से लिख लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि पीडीएफ आपकी थोड़ी ऐसी आती है, जैसे मैं इन पर गोले या मार्क कर देता हूँ ना, ऐसी आती है सभी, ठीक है। तो आप इन्हें खुद से लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आगे चलते दोस्तों। आगे आपका जो मेन पॉइंट हो जाता है, ये क्या है दोस्तों? विक्टर इमैनुअल। आया ना वही क्वेश्चन जो आप कल कर रहे थे टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में। विक्टर इमैनुअल कौन थे दोस्तों? ये क्या थे? ये सार्डिनिया के शासक थे। क्या दोस्तों? सार्डिनिया के शासक थे, रूलर ऑफ सार्डिनिया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। विक्टर इमैनुअल के बारे में पता चल गया आपको। इटली राष्ट्र, अब इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इटली नेशन, इटली नेशन के बारे में पढ़ते हैं। इटली नेशन का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इटली नेशन जो है ये उभर कर कब आया था? जन्म मतलब उभर कर कब आया था? 2 अप्रैल 1816 को, 2 अप्रैल 1860 को, ठीक है, उभर कर आया था। इसकी राजधानी या कैपिटल बोल सकते हैं दोस्तों। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम, ठीक है। इटली की राजधानी मेंशन कर लेना अच्छे से, रोम। दोस्तों रोम किस रिवर के किनारे स्थित है? सॉरी दोस्तों, रोम किस रिवर के किनारे स्थित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से, कि रोम आपका किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो रोम आपका किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथों में दे दो। क्या दोस्तों, ये है जो कथन है, जो मैंने लिखा है हिंदी में ही, क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी में ही यह कथन कहा गया है। यदि समाज में क्रांति लानी है, यदि समाज में रिवॉल्यूशनरी लानी है, रिवॉल्यूशन लाना है, यदि समाज को फ्रीडम दिलानी है, तो क्रांति का नेतृत्व, क्या दोस्तों, जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। यह कथन कहा था, यह स्टेटमेंट कहा था जियुसेफी मैज़िनी ने, ठीक है। जियुसेफी मैज़िनी, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जियुसेफी मैज़िनी का कथन था, यह स्टेटमेंट था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपके लिए, आप इसे मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल स्टार लगा ले, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले, ठीक है। जियुसेफी मैज़िनी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था दोस्तों? इन 1871, 1871 में आपका इटली का एकीकरण हो गया था। ठीक है, किसने किया था ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा काउंट कावूर। क्या हो जाता है दोस्तों? काउंट कावूर ने किया था। ठीक है, काउंट कावूर ने किया था क्या दोस्तों? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। ठीक है, काउंट कावूर ने किया था। कब किया था दोस्तों? इन 1871, 1871 में करा था। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया दोस्तों। फादर ऑफ यूनिटी ऑफ इटली, क्या दोस्तों? ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे। फादर ऑफ यूनिटी ऑफ इटली, क्या दोस्तों? इटली की एकता के जनक कौन है? फादर ऑफ यूनिटी ऑफ इटली, इटली की एकता के जनक कौन है? ये हो जाते हैं आपके नेपोलियन बोनापार्ट। कौन दोस्तों? नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सारे पॉइंट्स लिख चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जो चैनल पर बने हैं, जिन्हें ये सेशन अजीब सा लग रहा है ना, तो वो एक बार जाकर प्रीवियस ईयर 5 क्लास देखिए। ठीक है, तब आप 6th क्लास पर आइएगा और तब पता चल जाएगा कि आपको चल क्या रहा है सेशन में। ठीक है, तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि सेशन में चल क्या रहा है। एक अलग तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से क्लास कराई जा रही है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इटली का एकता का जनक कौन था? नेपोलियन था दोस्तों। ये आपका यहाँ पे एंडिंग हो गया यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन इटली में मैंने सारे पॉइंट्स करा दिए जो मेन मेन आपके रीजन हो जाते हैं सारे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। अब इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। क्लास थोड़ी लंबी हो जाए बट कोई टेंशन मत लेना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ना है तो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, तो उसके थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हम एक अच्छे टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो अच्छे से ही करना पड़ेगा, चाहे उसमें बेशक टाइम लगे। और दोस्तों एक बड़ी बात बताऊं, यदि कोई टॉपिक अच्छा हो ना तो वो हमेशा टाइम मांगता है। ठीक है, यदि किसी टॉपिक को समझना है तो उसे टाइम तो देना पड़ेगा ही। तो क्या था दोस्तों? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसने किया था दोस्तों? बिस्मार्क ने किया था। ये याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, इनका क्वेश्चन मैंने कल आपके प्रैक्टिस सेट में भी दिया था बिस्मार्क से रिलेटेड, कि बिस्मार्क मूलतः कौन थे दोस्तों, मूलतः क्या थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने तुम्हें। ठीक है, जो आपके नहीं हो पाए आपसे, तो अब तो हो जाएंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे अब। तो दोस्तों ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क क्या था देखो दोस्तों, सबसे पहले ये पढ़ लीजिए आप। जो जर्मनी का मोस्ट पॉपुलर स्टेट था ना, ये तो था आपका पर्सिया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर साइड पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? बिस्मार्क क्या थे दोस्तों? बिस्मार्क जो थे ना, ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। हाँ, बिस्मार्क आ गया ना, ये तो ऊपर चला गया थोड़ा। बिस्मार्क जो थे दोस्तों पर्सिया के शासक। क्या दोस्तों? रूलर ऑफ पर्सिया कौन थे दोस्तों? विलियम फर्स्ट। ठीक है, विलियम फर्स्ट का प्राइम मिनिस्टर था बिस्मार्क। विलियम फर्स्ट का क्या था? प्राइम मिनिस्टर था बिस्मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, विलियम फर्स्ट का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। यही क्वेश्चन मैंने कल आपके प्रैक्टिस सेट में दिया था। यही क्वेश्चन मैंने कल आपके प्रैक्टिस सेट में दिया था। क्या दोस्तों? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क क्या था दोस्तों? पर्सिया के शासक, रूलर ऑफ पर्सिया विलियम फर्स्ट का प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, समझ में आ गया ना ये सारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कैसे किस तरीके से रिलेट किया हुआ था। ठीक है, जो विलियम फर्स्ट तो थे जो दोस्तों, इनके टाइम पे, विलियम फर्स्ट के टाइम पे रक्षा मंत्री और सेनापति कौन थे? विलियम फर्स्ट के टाइम पे आपके एक तो रक्षा मंत्री, ठीक है, एक सेनापति कौन थे? रक्षा मंत्री थे दोस्तों वान रून। कौन दोस्तों? वान रून। और सेनापति हो जाते हैं आपके वान माल्टेल्फ। क्या दोस्तों? वान माल्टेल्क, माल्टेक। हाँ दोस्तों, वान माल्टेक जो थे ये हो जाते हैं आपके सेनापति विलियम फर्स्ट के टाइम पीरियड में। और रक्षा मंत्री हो जाते हैं आपके कौन दोस्तों? वान रून। ठीक है, विलियम फर्स्ट के टाइम पीरियड में। आगे चलते हैं दोस्तों, इतना समझ में आया ना आपको? अब दोस्तों मैं बात करूँ विलियम फर्स्ट के बारे में। विलियम फर्स्ट कौन थे दोस्तों? विलियम फर्स्ट को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, विलियम फर्स्ट जो थे इन्हें दोस्तों जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। ठीक है, विलियम फर्स्ट वाज क्राउंड एम्परर ऑफ द जर्मन फेडरेशन ऑन 8 फरवरी। ठीक है स्टूडेंट, 8 फरवरी 1871। तो समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बताया टोटल इसमें आपको? आया ना समझ में? दोस्तों जो विलियम फर्स्ट था इन्हें
जर्मन संघ का सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया तो एक बार थंब कर दीजिए, काफ़ी देर से क्लास कर रहे हैं हम, तो एक बार आपसे जानना भी ज़रूरी है, एक बार थंब करना सभी की क्लास समझ में आ रही है सर। जल्दी जल्दी थंब करो सभी, जल्दी जल्दी, मैक्सिमम बच्चे थंब करोगे सर समझ में आ गया मुझे। करो दोस्तों जल्दी से एक बार। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे आप देख पा रहे होंगे क्या, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लेते हैं हम किसके बारे में दोस्तों, जर्मनी के बारे में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स आप मेंशन कर लेना एक बार। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? फादर ऑफ इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। जर्मनी के फादर ऑफ नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी। क्या दोस्तों? फादर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी कौन थे दोस्तों? फेडरिक लिस्ट। कौन दोस्तों? फेडरिक लिस्ट। इसे आप लिख लीजिएगा, फेडरिक लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? फादर ऑफ नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी। ठीक है, सेकंड की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या है? 1815 से 1850 के बीच में, 1815 से 1850 के बीच में, इन बिटवीन, इस बीच में क्या हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रिया वे ओवर द जर्मन एम्पायर। क्या दोस्तों? जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का राज था। तो ये भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। 1815 से 1850 के बीच में ऑस्ट्रिया का राज था किस पर दोस्तों? जर्मन साम्राज्य पर। ठीक है, जर्मन एम्पायर पर किसका राज था? ऑस्ट्रिया का। कब दोस्तों? 1815 से 1850 के बीच में। समझ में आया दोस्तों? तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों? 1830 से 1850। ये आप 1830 नहीं है, 1830 से 1815 ही है। ठीक है, क्या दोस्तों? 1815 ही है, इसे 15 ही कर लेना। 1815 से 1830 के बीच में, 1850 के बीच में, क्या स्टूडेंट? 1815 से 1850 के बीच में चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया कौन थे? क्या दोस्तों? चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे उस वक्त पर? मेटरनिक थे। क्या दोस्तों? मेटरनिक जो थे ना उस टाइम पर ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कब दोस्तों? 1815 से 1830 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस वक्त आपका ऑस्ट्रिया का जर्मन साम्राज्य पर राज था। तो समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं, आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका पॉइंट हो जाता है क्या दोस्तों? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है जो मैंने कल प्रैक्टिस सेट में दिया था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट के बारे में मैंने प्रैक्टिस सेट में दिया था। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? तो मई 1848 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? मई 1848 एडी में हुआ था। ठीक है, स्टेबलाइजेशन किसका दोस्तों? फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का गठन कब हुआ था दोस्तों? मई 1848 में। तो अच्छे से मेंशन कर लेना एक बार। बिस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, फिर आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक बिस्मार्क। पर्सिया का चांसलर कब बना था दोस्तों? बिस्मार्क जो था पर्सिया का चांसलर कब बना था? तो ये आपका बना था दोस्तों 23 सितंबर 1862 एडी में। ठीक है, 23 सितंबर 1862 एडी में जो बिस्मार्क था आपका किसका दोस्तों? पर्सिया का या पर्सा का चांसलर बना था। ठीक है स्टूडेंट्स, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1 अप्रैल 1815 को। ये क्वेश्चन भी मैंने कल दिया था आपको, ये क्वेश्चन भी कल प्रैक्टिस सेट में था कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को हुआ था, या 1815 को ही आपका वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू वॉर हुआ था 1 अप्रैल, वो 1815 इसी में, और इसी में आपका नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट क्या दोस्तों? लूजर हुए थे उस टाइम पर, 1815 में लूजर हो गए थे, हार गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? मतलब जो रिलेट कर रहा हूँ मैं आपस में इन सबको, ये समझ में आ रहा है, स्टोरी समझ में आ रही है ना पूरी? तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो दोस्तों बिस्मार्क थे ना, बिस्मार्क को विलियम फर्स्ट, क्या दोस्तों? बिस्मार्क को विलियम फर्स्ट ने क्या कहा था? तो एक बार जान लेते हैं। बिस्मार्क को विलियम फर्स्ट ने बाजीगर कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, बिस्मार्क ने कहा था, विलियम फर्स्ट ने कहा था, किसको कहा था दोस्तों? बिस्मार्क को कहा था। क्या कहा था? बाजीगर कहा था, जगलर कहा था। ठीक है, अच्छे से मेंशन कर लेना, जगलर कहा था, बाजीगर कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 1815 को मैंने सारा कुछ बता ही दिया। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। सेरेजोवा वॉर कब हुआ था दोस्तों? सेरेजोवा वॉर कब हुआ था? इन 1866 में। ठीक है, 1866 में हुआ था सेरेजोवा वॉर।
क्या था दोस्तों इसके मतलब, इसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया सरेंडर इन फ्रंट ऑफ पर्सिया, मतलब ऑस्ट्रिया ने सरेंडर आत्मसमर्पण कर दिया था किसके सामने दोस्तों, पर्सिया के सामने। ठीक है, पर्सा के सामने ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। समझ गए दोस्तों, इंग्लिश में मेंशन कर लिया मैंने, ज़्यादा कुछ हिंदी वाले तो कवर कर ही लेंगे। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका पॉइंट हो जाता है 23 अगस्त। फिर जब सरेंडर कर दिया तो 23 अगस्त 1866 को क्या हुआ दोस्तों, तो इसके बाद आपका प्राग ट्रीटी हुई थी। क्या दोस्तों, प्राग संधि हुई थी, प्राग संधि हुई थी। और इस संधि के साथ ही ऑस्ट्रिया इंक्लूड इन जर्मन नेशन। क्या दोस्तों, ऑस्ट्रिया फिर से, नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया आपका जर्मन नेशन मतलब जर्मनी राष्ट्र में इंक्लूड हो गया। ऑस्ट्रिया जो इंक्लूड हो गया था जर्मनी नेशन में, जर्मन राष्ट्र में इंक्लूड हो गया था। ठीक है, शामिल हो गया था। कब दोस्तों, 23 अगस्त 1866 ईस्वी में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या आ गया, फिर आ गया दोस्तों आपका सेंडान वॉर, जिसका क्वेश्चन मैंने कल आपको प्रैक्टिस सेट में दिया था, सेंडान वॉर। तो मुझे नहीं लगता अब आपके 25 में से 25 आने में कोई दिक्कत होगी। तो इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, सभी 25 में से 25 आ जाएंगे। ठीक है, जो आपके 7 या 10 आ रहे थे ना, वो आपके 25 में से 25 आ जाएंगे। सभी इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लो। और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल के रेड बटन को ज़रूर दबा के जाना सभी के सभी। ठीक है, 15 के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी फिर हम अपनी फैमिली को और इंक्रीज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आपका नया साल भी आने वाला है, तो उस तक हमें 20 के कंप्लीट करने हैं। क्या दोस्तों, नए साल पर कुछ नया होना चाहिए, तो नया टारगेट 20 के होगा, 20 के कंप्लीट होने चाहिए नए साल तक। ठीक है, जो आपको सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड कराया जाना है, इसकी फ़ीस यही है बस, कि चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका हो जाता है बिस्मार्क ने क्या किया था दोस्तों, बिस्मार्क को सम्राट ऑफ जर्मनी, क्या दोस्तों, जर्मनी का सम्राट विलियम फर्स्ट का राज्य अभिषेक। ठीक है, बिस्मार्क ने जो जर्मनी का सम्राट थे विलियम फर्स्ट का राज्य अभिषेक कब किया था दोस्तों, राज्य अभिषेक वारसाई के राजमहल में किया था। ठीक है, किसके दोस्तों, ये आप मेंशन करना अच्छे से, वारसाई के राजमहल में किया था। किसको दोस्तों, विलियम फर्स्ट का राज्य अभिषेक। कौन थे दोस्तों विलियम फर्स्ट, सम्राट ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के सम्राट थे, बिस्मार्क ने किया था इनका राज्य अभिषेक। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, आगे आपका पॉइंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी कब हुई थी दोस्तों, जो आपकी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी, फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी ना, संधि हुई थी, तो ये कब हुई थी दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आपकी सबसे पहले लिख लेना 10 मई 1871 को। यही क्वेश्चन कल आपका प्रैक्टिस सेट का था। ठीक है, जो आपसे नहीं हो पाया था, यही क्वेश्चन आपका कल प्रैक्टिस सेट का था, फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी, तो 10 मई 1871 को हुई थी। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए होंगे मेरे हिसाब से कल के प्रैक्टिस सेट के आपके। तो फ्रांस वर्सेस पर्सिया के बीच में हुई थी। क्या दोस्तों, फ्रांस वर्सेस पर्सिया के बीच में यह संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। एंड लास्ट आप नोट में लिख लेना एक पॉइंट, इन सैंडोन वॉर। क्या दोस्तों, सैंडोन वॉर, सैंडोन जो बैटल हुई थी दोस्तों, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज डिक्लेयर्ड। सैंडोन बैटल में ही आपका, सैंडोन के युद्ध में ही आपका इटली जर्मनी का एकीकरण घोषित हो गया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण घोषित हो गया था। तो फाइनली दोस्तों आज के सेशन में इतने रखते हैं। आपका जर्मनी एंड इटली का मैंने कंप्लीट एकीकरण करा दिया है। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी टोटल हो चुका है आपका। अगर क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना ना भूले कोई भी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, घंटा दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रही। और आप इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है स्टूडेंट्स।